विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। उत्तर व्यवहारवाद ये क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो व्यवहारवाद जो था, तो व्यवहारवाद के अंदर कुछ ऐसी कमियां आ गई थी जिसकी वजह से वो रूढ़िवाद की ओर अग्रसर हो गया था और उन्होंने मूल्यों से, व्यवहारवाद मूल्यों से कंप्लीट हट गया था। उस मूल्यों की हटने की वजह से उनमें ये अलग अलग रूढ़ियाँ आने लग गई, जिसकी वजह से जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे, जो डेविड ईस्टन, वही वापस उन्हें उस रूढ़ियों को दूर करने के लिए और मूल्यों से जो हट गए थे उन वापस मूल्यों की ओर अग्रसर होने के लिए व्यवहारवाद का प्रारंभ हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रमुख प्रणेता थे वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। तो डेविड ईस्टन ने इसकी जो शुरुआत करी वो 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के, जिसके वो अध्यक्ष हैं, अपने अध्यक्षीय भाषण में ये उत्तर व्यवहारवाद को रखा था। उसी भाषण से, उसी तारीख से, उसी दिन से उत्तर व्यवहारवाद का प्रारंभ माना जाता है 1969। इस भाषण का जो शीर्षक था वो शीर्षक था द न्यू रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। इस शीर्षक में अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर उत्तर व्यवहारवाद का प्रारंभ किया और प्रासंगिकता और मूल्यों के ऊपर जोर दिया। प्रासंगिकता, सार तत्व और कार्य, तीन चीज़ों के ऊपर इन्होंने जोर दिया था। इसके बाद में उन्होंने स्वयं ने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवहारवाद की जो कमियां थी उन कमियों को गिनाया और उत्तर व्यवहारवाद उसने क्यों प्रारंभ किया, और उत्तर व्यवहारवाद है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनको उस अपनी पुस्तक में लिखा गया था। उत्तर व्यवहारवाद का नारा क्या था? अप्रासंगिक से अस्पष्ट कम बुरा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट, यानी आप अप्रासंगिक हो जाओ पूरे, उससे बेहतर है कि कम से कम अस्पष्ट तो रहो। इसके उलट व्यवहारवाद का जो नारा था वो ये था कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वो अस्पष्ट होने को महत्व नहीं देते व्यवहारवादी, क्योंकि आप गलत होना अच्छा है। और उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रमुख नारे माने जाते हैं कि प्रासंगिकता और कार्य, इन दो बातों पर उत्तर व्यवहारवाद है वो सर्वाधिक जोर देता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन की जो ये पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, पुस्तक के नाम को एज इट इज़ याद करना है। और इस पुस्तक में उत्तर व्यवहारवाद के प्रारंभ होने के क्या कारण बताए गए हैं कि उत्तर व्यवहारवाद को क्यों प्रारंभ किया गया। इस पाठ को याद करते वक्त उत्तर व्यवहारवाद को भी अपने मस्तिष्क में रखना जरूरी है कि व्यवहारवाद है वो कहाँ पर कमी करता है, कहाँ उसमें दिक्कत आती है, उत्तर व्यवहारवाद उसमें किस प्रकार से सुधार करता है उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। और ये जो कारण है वो डेविड ईस्टन के अनुसार और इनकी जो पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, उस पुस्तक के अनुसार इन्होंने तीन प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है राजनीतिक विज्ञान में को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष। राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष। पहला जो इन्होंने प्रमुख कारण बताया था कि अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है, बायोलॉजी है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन विज्ञानों की बनिस्बत इस राजनीतिक विज्ञान को उन प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार जैसे आप फिजिक्स के अंदर भविष्यवाणी कर सकते हो या सिद्ध कर सकते हो, उस प्रकार आप राजनीतिक विज्ञान में उतना सिद्ध नहीं कर सकते। उन प्राकृतिक विज्ञानों को, यानी विज्ञान बनाने की चेष्टा में ये अपने मूल स्वरूप में भटक गया था। तो ये इसका प्रमुख कारण बताया था, क्योंकि जो व्यवहारवाद है वो तथ्यों के ऊपर अत्यधिक बल देता था। तो तथ्यों के ऊपर अत्यधिक बल देने से जो मूल्य थे वो सारे छूट गए थे, जो इसके उदय का एक कारण बना था।
दूसरा प्रमुख कारण था भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की इच्छा। कि राजनीति के क्षेत्र में भविष्य में किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की तीव्र इच्छा। कि अगर हम इन केवल तथ्यों के आधार पर चलेंगे तो भविष्य के अंदर राजनीति में जो समस्याएं आएगी उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए ये इन्होंने दूसरा कारण माना था। और तीसरा, एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में इसे संचालित करना। एक बौद्धिक प्रवृत्ति और राजनीतिक वैज्ञानिकों के यानी इस जो उत्तर व्यवहारवाद था उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनकी बराबर भूमिका बनी रहे राजनीति में। अगर इसमें जो मूल्यों को छोड़ दिया गया था, मूल्यों को छोड़ने से जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो राजनीति से कटने लग गया। तो उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन बुद्धिजीवियों को वापस ये भूमिका देता है कि समाज राजनीति से अगर ये हट जाएंगे तो केवल तथ्यों और वैज्ञानिकों का बोलबाला हो जाएगा और मूल्य हट जाएंगे। तो वापस इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति की ओर और बुद्धिजीवियों के महत्व को स्वीकार करते हुए इस उत्तर व्यवहारवाद का प्रारंभ किया गया। ये तीन प्रमुख कारण हैं जो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में बताए थे। इसके अलावा जो ये उत्तर व्यवहारवाद है उसके प्रमुख विशेषताएं, मान्यता क्या क्या बताई डेविड ईस्टन के अनुसार। क्या इन्हें विशेषताएं कह सकते हैं या इसके लक्षण कह सकते हैं, या इसकी मान्यता भी कह सकते हैं। तो ये याद रखने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद है उस व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी और उत्तर व्यवहारवाद की इसने कुल 7 विशेषताएं बताई है। तो 7 विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। पहली विशेषता है परविधि से पूर्व सार। डेविड ईस्टन ने सार के ऊपर महत्व दिया कि जो व्यवहारवादी विचारक थे वो तथ्यों को इकट्ठा करने में अपना बहुत अधिक समय जाया कर रहे थे। तो उस समय को जाया नहीं करके केवल सार तत्व के ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए ताकि समय की बचत हो और फालतू में डाटा आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाएं। तो ये इसकी पहली विशेषता बताई गई। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के अंदर मूल्यों के ऊपर जोर देने की वजह से वो सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जो भी तथ्य थे वो एक बात को पकड़ के बैठ जाते थे और मूल्य है वो लगातार इन सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे, समाज के अंदर जो प्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के ऊपर उन्होंने बल दिया और रूढ़िवाद का त्याग करने को कहा था। तीसरी विशेषताएं समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। तो राजनीतिक विज्ञान की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का एक विश्वसनीय निदान प्रस्तुत करने की एक कोशिश कि उन समस्याओं का विश्वसनीय तरीके से निदान होना चाहिए। उन्हें केवल आंकड़ों के तथ्यों के भरोसे उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चौथी विशेषता बताई मूल्यों पर बल।
मूल्यों पर बल। व्यवहारवाद ने इन मूल्यों को कंप्लीटली छोड़ दिया था, क्योंकि राजनीति विज्ञान को एक मूल्य निरपेक्ष विज्ञान बना के छोड़ दिया था व्यवहारवाद ने। उत्तर व्यवहारवाद का उदय होने का सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है वो यही है कि उन्होंने मूल्यों के ऊपर पुनः बल देना प्रारंभ किया था। पांचवा है बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों की भूमिका। जो ही मूल्यों को छोड़ा गया, बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति से अलग होने लग गया था। तो अब उन बुद्धिजीवियों को वापस समाज की मुख्य धारा में लाकर, राजनीति की मुख्य धारा में लाकर उन्हें राजनीति से जोड़ना और मूल्यों को राजनीति में बनाए रखने के लिए, यदि बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होगा तो राजनीति में मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो वापस बुद्धिजीवियों को प्रत्यक्ष राजनीति में आने के ऊपर उन्होंने बल दिया और राजनीति का व्यवसायीकरण करने पर बल दिया, ताकि राजनीति में समाज के अंदर मूल्य जीवित रहे। छठी विशेषता बताई कर्मनिष्ठ विज्ञान। इस व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने की चेष्टा में कर्म से और मूल्यों से बहुत आगे निकल गए थे। तो इस उत्तर व्यवहारवाद में स्टर्न ने वापस ये विशेषता बताई कि आप इस विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ बनाइए, विज्ञान बनाइए जिसके अंदर व्यक्ति के कर्मों का उसमें पूरा महत्व दिया जाए। क्योंकि राजनीति एक अन्य विज्ञानों की तरह एक स्पष्ट विज्ञान नहीं है कि जिसे आप मूल्यों और कर्म को एक सिरे से नकार सकते हैं, उन सिरे से आप उनको छोड़ नहीं सकते। सातवां व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण करने के पीछे डेविड स्टर्न का तर्क यह है कि बुद्धिजीवी वर्ग को राजनीति में प्रत्यक्ष से भाग लेना चाहिए। अगर वो प्रत्यक्ष से भाग नहीं लेंगे तो वो लोग उनके ऊपर हावी हो जाएंगे जो मूल्यों को ताक पर रखते हैं। वर्तमान समय में राजनीति के अंदर जो अपराधीकरण वगैरह बढ़ रहा है, उस अपराधीकरण को कम करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का ये मशवरा दिया था कि राजनीति के अंदर जब तक बुद्धिजीवी वर्ग नहीं आएंगे तब तक राजनीति में मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो उससे राजनीति भविष्य के अंदर इन मूल्यों से दूर होती चली जाएगी और राजनीति में अपराधीकरण और असामाजिक तत्व बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 7 विशेषताएं से अगर सातों सीक्वेंस से इसी से याद रहे तो और भी बढ़िया। बाकी संख्या याद रखनी है कि उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं डेविड स्टर्न ने बताई थी और व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। ये उत्तर व्यवहारवाद एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ये स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और स्कूल लेक्चरर में इसे ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो ग्रेजुएशन यानी बहुत इसमें डीप अध्ययन की आवश्यकता है। इसके बाद में डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद को मानता है। अगर प्रश्नों की बात करें तो डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद को एक क्रांति के रूप में मानता है। डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद को एक क्रांति के रूप में मानता है। रॉबर्ट गुडिन नाम का एक विचारक हुआ था, वो इसको एक बड़ी घटना के रूप में मानता है कि ये राजनीतिक विज्ञान की एक बड़ी घटना है, क्रांति नहीं है। क्रांति के रूप में नहीं मानकर रॉबर्ट गुडिन इसे एक बड़ी घटना के रूप में मानता है। उसके बाद में जो उत्तर व्यवहारवाद है, ये मुख्यतः मतलब किन देशों के ऊपर प्रयोग करके या किन देशों के ऊपर प्रयोग पर आधारित है, तो इसका है ये तृतीय विश्व के जो देश हैं उन देशों के ऊपर अध्ययन करके इसको बनाया गया है। जबकि जो व्यवहारवाद वो जो एंग्लो अमेरिकी देश हैं यानी अमेरिका और यूरोपीय देश है, उन देशों के ऊपर व्यवहारवाद आधारित था। शॉर्ट नोट में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि व्यवहारवाद किसके ऊपर आधारित था, एंग्लो अमेरिकी। उत्तर व्यवहारवाद किसके ऊपर आधारित था, तृतीय विश्व के देशों के ऊपर आधारित था। तो डेविड स्टर्न है इसे एक क्रांति के रूप में मानता है। डेविड स्टर्न ने इस बात को पुष्ट करने के लिए जिसका जो संपूर्ण कथन है वो इस प्रकार से है कि वो
ये एक क्रांति है, न कि एक प्रक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। आगे की ओर बढ़ने का एक क्रम है, न कि पीछे की ओर हटने का एक क्रम है। डेविड ईस्टन ने इसकी ये परिभाषा देते हुए कहा था। उत्तर व्यवहारवादी जो विचारधारा है वो किसको महत्व देती है? विचारधारा है वो किस प्रकार के शासन व्यवस्था को, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को महत्व देती है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को वो स्वीकार करती है? तो उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा, उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को महत्व देती है। नहीं, लोकतंत्र को महत्व देती है। लोकतंत्र को महत्व देने के साथ साथ उदारवादी लोकतंत्र को महत्व देती है, जहाँ व्यक्ति की गरिमा को अधिक से अधिक बनाया जा सके, व्यक्ति की गरिमा अधिक से अधिक बनी रहे और सारी राजनीति का अध्ययन और राजनीति का केंद्र बिंदु व्यक्ति बना रहे, उस विचारधारा को इन्होंने महत्व दिया था। तो ये रहा आपका टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद।